हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राम बजाज है। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं जीएसटी पे सेक्शन वाइज एक सीरीज चला रहा हूँ। उसमें अभी तक अपने सेक्शन 16 तक हो गए, चैप्टर 4। और आईटीसी का मैंने एक अलग से बनाया हुआ है, उसको मैं आज अपडेट कर दूंगा। फिर आगे हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन पे। सिंस की रजिस्ट्रेशन की सीरीज बहुत बड़ी है, तो इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम लोग सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 25 तक पढ़ेंगे। उसके बाद 26 से 30 और एक लास्ट उसमें नोटिफिकेशन सर्कुलर रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन कवर करेंगे। क्योंकि रजिस्ट्रेशन में बहुत कुछ चेंजिंग किया गया है, तो सब कुछ एक साथ लेना बहुत भारी काम हो जाएगा, समझ से बाहर की चीज हो जाएगी, तो हम उस हिसाब से करेंगे। फर्दर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस पे मैं जब भी कोई भी वीडियो डालूं आपको अपडेट आ जाए, साथ में बेल आइकन भी। और अपना फीडबैक जरूर देना पूरी सीरीज पे। तो हम आगे चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो है रजिस्ट्रेशन। सिंस की जीएसटी में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। ऑब्वियसली जीएसटी में अगर आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया तो आप पे कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है एक्ट की। अदरवाइज अगर डिपार्टमेंट ने आपको मैंडेटरी नहीं किया रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन के बारे में जीएसटी एक्ट क्या बोलता है, इसमें कुछ एक क्वेरी भी मैं लूंगा जो मेरे से पूछी गई है, अगर वो इन आज 22 से 25 के बीच में आई तो। सबसे पहला सेक्शन 22, पर्सन लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। ये चार्जिंग सेक्शन है रजिस्ट्रेशन का। ये क्या बोलता है, सेक्शन 22 सबसेक्शन 1, एवरी सप्लायर। ये देखिए यहाँ सप्लायर वर्ड यूज दिया है। सप्लायर मतलब जो सेक्शन 7 का है सप्लायर, कोई भी आदमी जो माल बेचता है, जनरल लैंग्वेज में बोले तो। एवरी सप्लायर शेल बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीआईएसटी, अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट। मैं यहाँ स्पेशल कैटेगरी स्टेट का ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि जहां तक मेरे को आइडिया, मेरा वीडियो देखने वाले ज्यादातर लोग नॉर्थ इंडिया के ही है, तो स्पेशल कैटेगरी में ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट या अरुणाचल और जम्मू कश्मीर आते हैं, तो उसके बारे में हम ज्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट वेयर ही मेक ए टैक्सेबल सप्लाई। ये देखिए यहाँ वर्ड यूज दिया टैक्सेबल सप्लाई। एग्जेम्प्टेड सप्लाई यहाँ कवर नहीं होगी। ठीक है, ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इफ ही इज एग्रीगेट टर्नओवर इन ए फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 20 लाख रुपीज। मैं एक्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें जो चेंजिंग हुई वो सब बात की बात है, वो हम वीडियो नंबर 3 में कवर करेंगे। तो एक्ट ये बोलता है सेक्शन 22 कि 20 लाख से ऊपर अगर कोई भी बंदा टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, तो ही इज लायबल टू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द सच person make taxable supply of goods or service or both from any of the special category state, he shall be liable to register if aggregate turnover in the financial year exceed 10 लाख। 10 लाख रुपए स्पेशल कैटेगरी के लिए, बाकी के लिए 20। ये सीजीएम अमेंडमेंट एक्ट 2018 में नया इंसर्ट किया गया था। ये क्या बोलता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट गवर्नमेंट में एट द रिक्वेस्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल एनहांस द एग्रीगेट टर्नओवर रेफर्ड to in the first provision from 10 lakh to such amount not exceed 20 lakh रुपए and subject to such an condition as may be notified। ये मिनिमम रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट बढ़ी थी ना 40 लाख रुपए, वो यहीं से ही बढ़ी थी, इसको पावर यहाँ से मिला था। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 अपना। नेक्स्ट क्या बोलता है, सबसेक्शन 2, एवरी पर्सन हु ऑन द they immediately preceding the appointed day मतलब 1 जुलाई 2017 जिस दिन जीएसटी लागू हुआ था, is registered or hold a license under the existing law shall be liable to be get registered। मतलब जिसने जीएसटी से पहले वेट या सर्विस टैक्स में करवा रखा था, वो जीएसटी में ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो गया था। तो ये अब अपने काम की चीज नहीं है। थर्ड, where a business carried by the taxable person registered under this act is transferred whether on account of succession or otherwise to the another person as a going concern, transferee or the successor as the case may be shall be liable to be registered from the date of such transfer।
मतलब जैसे मेरा एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, अब उसको मैंने पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर लिया। अगर मेरा प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रजिस्टर्ड है तो मेरा पार्टनरशिप बिजनेस भी मेरे को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। इसके बारे में अलग से कुछ एक रूल आए हुए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। Fourth, now withstanding anything contained in subsection 1 or 3, if a transfer pursuant to a sanction of amalgamation, और अगर amalgamation हुआ है या मर्जर हुआ है, डीमर्जर हुआ है, तब उनको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ये सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 बोलता है। फिर नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इफ the expression aggregate turnover shall include all supply made by the taxable person, whether it's on account made or on the behalf of principal। all supply का मतलब क्या हुआ? all supply का मतलब हुआ total supply, exempted, zero rated, taxable सारी। इसलिए जीएसटी में अपने aggregate turnover के बहुत इंपॉर्टेंस है फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट जॉब वर्कर का है। जॉब वर्कर का ये बोला गया है कि अगर कोई बंदा जॉब वर्क करता है तो जितने अमाउंट का उसने प्रिंसिपल के बिहाफ में जॉब वर्क किया वो उसके टर्नओवर में नहीं आएगा, ये मेन बंदे के आएगा। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी मींस 279A कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो ये अपना हुआ सेक्शन 22। ये बोलता है पर्सन लाइबल फॉर द रजिस्ट्रेशन। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। इसको जब हम रूल से लिंक करेंगे तब आपको पूरा गणित समझ में आ जाएगा। वो रूल क्या बोलते हैं, कब कैसे क्यों बढ़ाया गया, कम किया गया, उनको अथॉरिटी कहां से आई, वो यहाँ से आई थी 22(1) से। नेक्स्ट आता है अपना 23, पर्सन नॉट लाइबल फॉर द रजिस्ट्रेशन। आपको एक चीज मैं बताता हूँ, अगर आपको रजिस्ट्रेशन की रामायण पूरी समझनी है तो आप जीएसटी काउंसिल मीटिंग के मीटिंग नंबर 2, 3, 4 और 5, ये पांचों के मिनट्स जरूर पढ़िए। ये मिनट्स दिए गए हैं जीएसटी काउंसिल की वेबसाइट है, वहां पे इसमें बहुत लड़ाई हुई थी फॉर द रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट। कोई स्टेट बोल रहा था 5 लाख रखनी है, कोई बोल रहा था 10 लाख रखनी है, कोई बोल रहा था 50 लाख रखनी है। आपस में बहुत लड़ाई हुई थी। कई बार तो ये हो गया, मतलब कि जब जीएसटी वो लोग ला रहे थे स्टार्टिंग में ही झगड़ा हो गया कि भैया हर स्टेट की मतलब अलग अलग होगी सारे के रजिस्ट्रेशन लिमिट। फिर जेटली जी ने समझाया कि बोला भैया जीएसटी हम ला ही रहे हैं इसलिए कि 1 नेशन 1 टैक्स होगा, और आप इस तरह आपस में लड़ते रहे अगर कि भैया हर एक स्टेट की अलग अलग होगी, तो जो हमारा जीएसटी लाने का बेसिक प्राइमरी मोटिव है वही वोलाटाइल हो जाएगा। फिर जेटली जी ने समझा कि ये 20 लाख वाला इंसर्ट करवाया था और स्पेशल कैटेगरी स्टेट को थोड़ा लोअर करके 10 लाख में दिया था। तो आपको वो मिन्यूस जरूर पढ़ना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ने में। नेक्स्ट आते हैं अपने सेक्शन 23 पे। वो बोलता है पर्सन नॉट लाइबल फॉर द रजिस्ट्रेशन। किस किस को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है लॉ के हिसाब से। फर्दर रूल ने भी इसको आगे बढ़ाया है। द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट लाइबल फॉर द रजिस्ट्रेशन नेमली। हिंदुस्तान में क्या है कि इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे किसान को हमेशा गरीब बेचारा बेबस माना जाता है। तो सरकार ने ये बोला कि भैया सबसे पहले तो किसान को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा। जैसे मैं किसान हूँ, फार्मर हूँ, मेरी उपज हुई 1 करोड़ रुपए की, मैंने कोई स्पेशल फसल लगाई है, पर 1 करोड़ रुपए में अगर मंडी में जाके बेच के आता हूँ या किसी को भी बेचता हूँ, मेरे पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, मेरे को कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा। पहला चीज ये। दूसरा ये बोला गया कि भैया जो आदमी एग्जेम्प्टेड आइटम में डील करता है, एग्जेम्प्टेड आइटम का अलग से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो भैया उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा हर आदमी को रजिस्ट्रेशन करवाना है एज पर लॉ। ये सेक्शन 23 का बेस है जो उन्होंने सोचा समझा और लागू किया। अब हम पढ़ते हैं कि उन्होंने इस चीज को इन द आइज ऑफ लॉ कैसे सेट किया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला the following person shall not liable to get registration, namely clause A, any person engaged exclusively in the business of supplying goods or service or both which are not liable to tax, that means fully exempt under the SGST, CGST और IGST। ठीक है,
एंड एग्रीकल्चरिस्ट की क्या डेफिनेशन है, वो अपने डेफिनेशन क्लोज में दी गई है। इसका सिंपल सा मतलब यही है, किसान। टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, मतलब उसने जमीन से जो भी उगाया है ना, वो बेचने पे उस पे कोई जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होगा, उस पे कोई रजिस्ट्रेशन की अप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। फिर उन्होंने एक एक्स्ट्रा क्लोज दे दिया गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन के थ्रू कि काउंसिल अपनी मीटिंग करके कर सकती है, किसी चीज को एग्जेम्प्ट करना है, किस चीज को नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में लाना है, उसके हिसाब से काउंसिल करती रहती है हर बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंगों में। नेक्स्ट आता है 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन पूरे एक्ट को ओवरराइड कर जाता है, सॉरी सेक्शन 22 को ओवरराइड कर जाता है। ये देखिए नॉन आउटस्टैंडिंग क्लोज है, पहले से दिया हुआ है। नाउ विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22, मतलब यहाँ पे जो 40 और 20 लाख की लिमिट है वो अप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि 22(1) में देखो क्या दिया गया है, 22(1) में दी गई है लिमिट, और ये बोल रहा है 24 की 22 को ये ओवरराइड कर गया। The following category of persons will required to be get registered, मतलब इनको तो रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। यहाँ पे कोई भी 20 लाख 40 लाख 10 लाख कुछ भी लिमिट अप्लीकेबल नहीं है। पहला, ए पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, अगर आप 100 रुपए का भी माल इंटरस्टेट बेचते हो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, क्लियर है। सीटीपी कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन, उसको लेना होगा। सीटीपी, एनआरटीपी, जॉब वर्क, प्रिंसिपल एजेंट, ये हम कभी एक अलग वीडियो में पूरी डिटेल से समझेंगे। ये देखिए, ए पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, मतलब 9(3), जहां 9(3) एप्लीकेबल है आरसीएम, वहां रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अब आप एक चीज समझिए, एक बंदा है वो 100 रुपए का एग्जेम्प्टेड माल बेचता है, 1 लाख का एग्जेम्प्टेड माल बेचता है और 1 लाख रुपए का नॉर्मल माल, और वो आरसीएम में एप्लीकेबल है इन द केस ऑफ मेनली ट्रांसपोर्ट, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, क्योंकि वो वैसे तो कम है उसकी लिमिट, बट यहाँ पे वो हिट हो गया। इसलिए जो भी छोटे व्यापारी है उनको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि अगर वो कोई भी माल मंगाए ट्रांसपोर्टर से तो हमेशा फोयर पे मंगाए, वो खुद ट्रांसपोर्टर को पैसे देने की जिम्मेदारी कभी ना ले। यहाँ पे कई जगह गलती होती है। यहाँ पे एक क्वेरी आपकी रिजॉल्व हो गई कि आरसीएम जहां पे भी अप्लाई है वहां रजिस्ट्रेशन लेना होगा, इवन इन द केस ऑफ एग्जेम्प्ट भी। क्यों? क्योंकि 22(1) एग्जेम्प्ट को पे डील करता है, बट यहाँ पे कंप्लीट ये सबको ओवरराइड कर जाता है। इसके कुछ केस फ्लो भी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियोस में। फिर ये 9(5) पे डील करता है, एनआरटीपी है, टीडीएस, जहां टीडीएस करता है वहां आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। टीडीएस मेनली काटते हैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर 2.5 लाख से ऊपर अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है तो। इसका भी हम सेक्शन जब 51 करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, मतलब एजेंट, आईएसडी। नेक्स्ट हो गया ई कॉमर्स ऑपरेटर, जिसको 52 में टीडीएस काटना हो, नॉर्मल पे नहीं एप्लीकेबल है। फिर ऑनलाइन रिट्रीवल का एक है, फिर सरकार ने जिसको बोला है काउंसिल ने रिकमेंडेशन से डाल दिया। मतलब ये जो 12 आदमी हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 चीजें जो ध्यान देने लायक है, जो प्रैक्टिकल डे टू डे में यूज आते हैं। फर्स्ट, इंटर स्टेट सप्लाई, सेकंड रिवर्स चार्ज जहां पे भी लग रहा है, और तीसरा जहां 51 के प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे हैं स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, वहां रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, वहां लिमिट का कोई यूज नहीं है। ठीक है। फिर अपना सेक्शन आता है 25 प्रोसेस फॉर द रजिस्ट्रेशन। प्रोसेस मेनली देखो रूल में दी गई है, जब हम थर्ड अपना चैप्टर करेंगे इसी चीज का रजिस्ट्रेशन का तो वहां पे कवर करेंगे, वहां पे डिटेल पूरी प्रोसेस दी हुई है। यहाँ पे एक हल्का सा ब्रीफ दिया हुआ है कि कैसे क्या करना है। सिंस रूल डिराइव होते हैं एक्ट से, तो एक्ट क्या बोलता है ये हम देख लेते हैं। सेक्शन 25 सबसेक्शन 1, एवरी पर्सन who is liable to get registered under section 22 और section 24 जो 22 को भी ओवरराइड कर जाता है, shall apply for the registration in such state and union territory
he is so liable within the 30 days is subject to condition is may be prescribed। 30 दिन के अंदर जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हुए, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एज पर सेक्शन 25 सबसेक्शन 1। सीटीपी को बिजनेस स्टार्ट करने से 5 दिन पहले ही करवाना पड़ेगा, एनआरटीपी को उससे पहले करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट ये सीजीएसटी अमेंडमेंट एक 2018 में नया इंसर्ट किया गया था, एससीजीएस के लिए था, अपने प्रैक्टिकल यूज के लिए। प्रैक्टिकल में कोई इसका यूज नहीं है एज पर माय ओपिनियन। नेक्स्ट ये इनलैंड वाटर का है, ये भी टेक्निकल चीज है। ये बहुत अच्छी चीज है। सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 मेरे से कई जनों ने क्वेरी की थी कि भैया एक ही आदमी एक ही स्टेट में एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले सकता है क्या, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पेन बेस्ड है, तो ले सकता है क्या, कैसे लेगा, उसकी क्या प्रोसेस होगी। तो इसका आंसर है सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 में। ये क्या बोलता है, A person seeking registration under this act shall be granted a single registration in a state or union territory। हर राज्य में उसको एक ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा एक ही पेन पे, ठीक है। फिर क्या बोला गया था, मैं पहले बात करता हूं कि जो ओरिजिनल एक्ट में था, फिर अब क्या है, प्रोवाइडेड दैट ए पर्सन हैविंग multiple business vertical in a state or union territory may be granted a separate registration for each business subject to condition। मतलब एक आदमी है, उसके दो व्यापार है, एक उसका गल्ला किराने का है, एक कपड़े की दुकान है, वो दोनों के लिए अलग अलग लेना चाहता था, तो पहले वाला एक उसको अलाउ करता था, कोई दिक्कत नहीं थी कि भैया ये बिजनेस वर्टिकल दो अलग अलग है, वर्टिकल की भी डेफिनेशन दी हुई थी, तो उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाता था। फिर ये 2018 में अमेंड करके इसको क्या किया गया, ये देखिए, प्रोवाइडेड दैट ए पर्सन हैविंग मल्टीपल पैलेस ऑफ बिजनेस in the state or union territory may be granted a separate registration for each and state subject to such condition। यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि बिजनेस वर्टिकल वाली चीज हटा दी, बिजनेस वर्टिकल वाली चीज हटा के सबको ओपन कर दिया कि भैया कोई भी आदमी अगर उसका पैलेस ऑफ बिजनेस अलग अलग है तो एक पेन पे अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकता है, ईच पर लोग कोई दिक्कत नहीं है। रूल में कुछ कंडीशन प्रिस्क्राइब की गई है, वो अपनी जगह है, बट एक्ट के हिसाब से ले सकता है। तो अब बिजनेस वर्टिकल की कंडीशन खत्म हो चुकी है। थर्ड, इसको बोलते हैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। होता क्या है कि जैसे मैंने कोई व्यापार है, अब मैं व्यापार को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, सिंस की मेरी लिमिट अभी सेल है जो मेरी 10 लाख रुपए ही है, बट मेरे को ये चाहिए कि भैया मैंने जो आईटीसी पेड किया है उसको मुझे उसका बेनिफिट लेना है, तो मैं रजिस्ट्रेशन में जा सकता हूँ। डिपार्टमेंट बोलता है आप आओ, यू आर वेलकम। तो अगर मेरी नॉट लाइबल फॉर द रजिस्ट्रेशन हूँ बाई सोर चॉइस के हिसाब से, तो भी मैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। बट यहाँ एक ये ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान क्या देना है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अब वो ये नहीं बोल सकता कि अभी तक तो मेरी 40 लाख से लिमिट ऊपर हुई नहीं है, तो भैया मैं जीएसटीआर 1 और 3 भी अभी नहीं भरूंगा, जिस दिन मेरी 40 लाख से ऊपर होगी तब भरूंगा। ना, इसके लिए मना किया गया है। अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया, अगर आप कंपोजिशन नहीं हो, नॉर्मल हो, तो नॉर्मल के सारे प्रोविजन आप पे एप्लीकेबल होंगे। अब कोई आपकी टर्नओवर का कोई मतलब नहीं है कैप का, ठीक है। तो ये है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, 4 ये बोलता है कि a person who is obtained or required to obtain more than one registration whether in a state or union territory of such registration shall be treated as distinct person for the purpose of this act। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने 2 रजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं एक ही स्टेट में, चाहे अलग अलग स्टेट में, तो अब इनमें जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो डिस्टिंक्ट, उसके लिए मेरे को डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, मतलब रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। अब चाहे मेरा बिजनेस दोनों में आपस में अलग अलग हो, बट वहां डिस्टिंक्ट पर्सन के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। एट द टाइम ऑफ असेसमेंट आपसे डिपार्टमेंट ये हमेशा पूछेगा कि भैया आपने ये माल दिया है अपने सिस्टर कंसर्न को, तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। अगर मार्केट वैल्यू कम है तो आपका सेक्शन 15 आप पे लग जाएगा, 15 के जो रूल है वो लग जाएंगे। और डिपार्टमेंट इज ओपन टू टेक मार्केट वैल्यू इज दे डीम्ड फिट सब्जेक्ट टू दिस रूल। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। तो अगर आप एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले रहे हो एक ही स्टेट या अलग अलग स्टेट में, तो आपस में ट्रांजेक्शन कभी मत रखो, अदरवाइज आप उलझ जाओगे एट द टाइम ऑफ असेसमेंट, ठीक है।
सेक्शन सबसेक्शन 5 क्या बोलता है? वेर ए पर्सन हु इज ऑब्टेन्ड रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट एज सच, इसमें डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है, ये भी वही हो गया। 5 4 और 5 वाला एक ही चीज हो गई। 4 में बोला गया है वन स्टेट का और इसमें स्टेट एंड यूनियन का। फिर 6 बोलता है कि पेन इज मैंडेटरी। अब कई बार होता है कि पेन नहीं होता बंदे के पास, तो जैसे इन द केस ऑफ सीटीपी हुआ, एनआरटीपी हुआ, उनके लिए अलग से प्रोसेस है। तो पेन इज मैंडेटरी क्योंकि जीएसटी पेन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है स्टार्टिंग से ही। 7वां क्या बोलता है कि छठे में जो दिया हुआ है वो ठीक है, 7वें में अपने हिसाब से अलग कर सकते हैं। मतलब नॉन रेजिडेंट अगर उसके पास पेन नहीं है तो उसकी जगह उसका कोई दूसरे डॉक्यूमेंट से हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं। 8 क्या बोलता है कि where a person who is liable to be registered under this act failed to obtain registration, the proper officer without prejudice to any action which may be taken under this act or under any law proceed for registered such person is in such a manner is may be prescribed। एक सिचुएशन समझिए कि डिपार्टमेंट ने कहीं पे रेड की तो पता चला कि भैया उसका तो टर्नओवर है 10 करोड़ और उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही नहीं ले रखा। अब डिपार्टमेंट के साथ प्रैक्टिकली दिक्कत ये आएगी कि जब तक एक बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होता उस पर आप पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन, वो सब आप लगा नहीं सकते। तो इन दैट केस डिपार्टमेंट क्या करेगा कि डिपार्टमेंट ने पीओ को पावर दी है कि भाई अगर उसको लगा कि बंदे को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है बट उसने करवाया नहीं तो वो शो मोटो डिपार्टमेंट ही उसको रजिस्टर्ड कर देगा। तो ये डिपार्टमेंट का अथॉरिटी मिलती है सेक्शन 8 से। उसके बाद उस पर जीएसटी के पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन, इंटरेस्ट वो सारे अप्लीकेबल हो जाएंगे। 9 डील करता है यूनाइटेड स्टेट और से, तो अपने प्रैक्टिकल कोई यूज का नहीं है। 10 डील करता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये इन द केस ऑफ सीटीपी होता है, तो अपने प्रैक्टिकल कोई यूज का नहीं है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा 11 के हिसाब से। जो अपने रूल भी इसमें डील करते हैं, रूल ये बोलता है कि हर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दुकान पे या प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ पैलेस है वहां पे लगाना होना मैंडेटरी है। ये यहाँ बोलता है 11, इसका प्रोसेस रूल में आएगा। 12 बोलता है कि भाई यून का है तो ये अपना प्रैक्टिकली मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये अपना सेक्शन हुआ 25। तो अभी तक हमने पढ़ा कि कहाँ ऑप्शनल है रजिस्ट्रेशन, फिर कहाँ मैंडेटरी है 24 में, और 25 बोलता है प्रोसेस। 25 में 2 से 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो डिस्टिंक्ट पर्सन वाला है कि भैया एक ही स्टेट में एक से ज्यादा ले रहा है तो बहुत ध्यान से लेना है। दूसरा, डिपार्टमेंट अगर कहीं रेट पे गए है, उसको लगा कि रजिस्ट्रेशन इसको लेना मैंडेटरी है, उसने लिया नहीं है तो डिपार्टमेंट को अथॉरिटी है। थर्ड, कैजुअल, कि भैया कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन ले सकता है अगर उसने लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है तो भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अपने आज का वीडियो हुआ, 3 सेक्शन हमने कवर किया है। अब 26 से लेके 30 नेक्स्ट में, और फिर लास्ट सेशन जो होगा उसमें रूल, नोटिफिकेशन, सर्कुलर और केस लॉ। इसमें कुछ ज्यादा केस लॉ नहीं आए हैं, डबल या रूल की कुछ एक रूलिंग आई है जो ये बोलती है कि रजिस्ट्रेशन कब लेना मैंडेटरी है, और उसमें भी ज्यादातर रूलिंग 2 ही सब्जेक्ट से रिलेटेड आई है। एक तो जैसे ये अपना 9(3) वाला है इन द केस ऑफ आरसीएम, और सेकंड एग्जेम्प्टेड के लिए, और थर्ड एक आई है कि जैसे एक राजस्थान का बंदा है, उसमें वो अगर बाहर से काम मिला है, कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी है, तो उसको उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है कि नहीं। तो मेनली ये 2-3 सब्जेक्ट पे ही डबल या रूलिंग आई है, उसके अलावा कोई अभी आई नहीं है, ठीक है। तो ये थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। हम अगले वीडियो में टेस्ट प्रोविजन देखते हैं। थैंक यू।